आदरणीय डायरेक्टर सर, आदरणीय मैडम राणा, एडमिन फैकल्टी ब्लॉक, आदरणीय विजय सर, मैडम जी, हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से उपस्थित हमारे रीजनल लॉयर और सभी लॉ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग स्वागत। मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और सबसे पहले आपको विश्व सामाजिक न्याय दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे वक्तव्य से पहले हमें बहुत प्रोवोकिंग वक्तव्य सभी महानुभावों को सुनने को मिले, इसमें ऑलमोस्ट वो सारी बातें कवर हो गई हैं जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते थे। तो अब हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं बातों को लिंक करके, और जहाँ से अभी रामचंद्र ने या एक और स्टूडेंट ने थोड़ा सा फोकस किया कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो गवर्नमेंट की ओर से जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है हमारे सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ हम शुरू करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं के बीच में बैठे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री। हम जो कुछ भी कानून बनाते हैं, जो कुछ भी नीतियाँ बनाते हैं, जो कुछ भी योजनाएं बनाते हैं, सभी के सभी कानूनों को, सभी रूल्स रेगुलेशंस को मान्यता प्राप्त करनी पड़ती है हमारे संविधान से। और यदि किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन हमारा कोई नीति, कोई पॉलिसी, कोई रेगुलेशन करता है, तो दैट विल बी स्ट्रक डाउन ऑन सर्टेन प्रिंसिपल। एंड आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इफ एनी ऑफ द रूल, रेगुलेशन, पॉलिसी वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, देन it shall be struck down, it shall be declared unconstitutional to the extent it violates the fundamental rights। ये हम सभी जानते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमारे संविधान के बारे में चर्चा में रही और सेटल्ड है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा है कि नहीं है। कहा गया कि नहीं है, फिर ये पाया गया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न है और संविधान की प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों के को प्राप्त करने के लिए हमें जो है कार्य करना है, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होंगी वो प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों में कार्य करेंगे। और जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो ये शुरू होता है सबसे पहले नेचर ऑफ नेशन बताते हुए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉवरेन रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये सारी बातें करते हुए फिर कहता है टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो अगर आप कहें तो हमारे संविधान की उद्देशिका या हमारा संविधान सबसे पहले यदि किसी लक्ष्य की बात करता है तो बात करता है सोशल जस्टिस की। यहाँ से हम अपने आज के इस डे को लिंक करें, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, तो हम देखते हैं कि सोशल जस्टिस के नाम से ही हमारा संविधान शुरू होता है। सोशल जस्टिस टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और उसके बाद से लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, सारी बातें बाद में। सबसे पहले सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये तो हो गई हमारे संविधान की बात। जो हमारा प्रस्तावना या जो हमारा संविधान हमें निर्देशित करता है कि हमें अपनी शासन प्रणाली कैसे करनी है। लेकिन एक क्वेश्चन बीइंग लॉ स्टूडेंट हमारे और आपके मन में आ सकता है कि ये तो वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे है और इसे यूनाइटेड नेशंस मनाता है, या ये यूनाइटेड नेशंस के ऑस्पिसेस में डेवलप किया गया कॉन्सेप्ट है, तो हम इसे इतनी ज़्यादा तवज्जो क्यों दें? एक रीज़न तो हमने बताया कि हमारे संविधान में वर्णित है प्रस्तावना में। एक और महत्वपूर्ण कारण है इसका, संविधान का ही अनुच्छेद 253 ये कहता है कि हम इंटरनेशनल जो हमारे कन्वेंशंस हैं, जो सम्मेलन है, इंटरनेशनल जो मीटिंग्स हैं, उनमें लिए गए डिसीजंस को फॉलो करने के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, और इनफैक्ट लॉ बनाएगी, उसको इन्फोर्स करेगी। इंटरनेशनल लॉ ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल लॉ ऑफ ट्रीटी के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आप लोगों ने सुना होगा, पैक्टा sunt servanda। पैक्टा sunt servanda क्या कहता है कि पैक्ट और ट्रीटी से ऑलवेज भी फॉलो होता है, उनको जो है उनका सम्मान करना चाहिए, उनका सम्मान करना होगा। एंड पैक्टा sunt servanda इज द जस्ट पोजेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय का एक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है, एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है। तो
यद्यपि यूनाइटेड नेशंस में ये डिसीजन लिया गया और यूनाइटेड नेशंस कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पार्लियामेंट से कोई लॉ बन के और उस पर हम पे इन्फोर्सबल है, लेकिन इंडिया बीइंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जो भी डिसीजन इंटरनेशनल फोरम पे लिए जा रहे हैं, हमें वो भी उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही जिम्मेदारी से उसका पालन करना है। ये तो हो गया लीगल फ्रेमवर्क। जब हम इसके इथिकल और सोशल पहलू कहेंगे तो जाहिर सी बात है, बहुत स्टूडेंट्स हैं और ऑनरेबल हेडेडी मैडम ने उसको बहुत बेहतर ढंग से एलोबरेट किया है कि हम सोशल जो एक्सक्लूजन है वो जब तक कायम रहेगा तब तक हम सही अर्थों में फिर एजुकेशन ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस में जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो हमें क्यों फॉलो करने हैं। बीइंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, बीइंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल लॉ ट्रीटीज, बीइंग आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रीएम्बल, ये सारे के सारे जो है महत्वपूर्ण डायरेक्शंस हैं जो हमें इस विषय के बिंदु में विचार करने को विवश करते हैं सामाजिक न्याय के संबंध में। और सामाजिक न्याय क्या हो सकता है या न्याय क्या हो सकता है, इसके संबंध में भी आदरणीय डी मैडम का जो परिप्रेक्ष्य था, जो उनका स्टैंड था, वो मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये पर्सपेक्टिव वाइज इसका मैं कहता हूँ कि इसकी धारणा हो सकती है। किसके दृष्टिकोण से हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, किसके लिए सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, किस वर्ग के लिए बात कर रहे हैं, या फिर किस एंगल से, किस विचारधारा से बात कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स की बहुत सारी थ्योरीज जो है जस्टिस की अपने हिसाब से व्याख्या करती हैं। सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी या कोई भी थ्योरी, इनफैक्ट लॉ की कोई भी थ्योरी का टारगेट का पर्पस सिर्फ ये होता है कि लॉ पब्लिक के लिए जो लॉ बनाया जाए वो किस स्वरूप का हो, है ना। सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी यही तो कहती है ना कि समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उनकी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट या उनकी जो इंटरेस्ट है उनको बैलेंस किया जाए। ठीक है, ताकि जो है विभिन्न वर्गों में किसी तरह का कोई क्लैश ना हो सके। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग की बात की जाती है। अगर हम सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो जैसा हमारे चतुर्वेदी सर ने बताया कि हमारे संविधान का प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसको मेंशन किया गया है। और अगर हम बात करें विशेष रूप से फंडामेंटल राइट्स की, तो 2-3 बातें जो है हम लोग लॉ स्टूडेंट के रूप में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। एक तो ये कि निगेटिव राइट्स है, इसमें ज़्यादातर बातें निगेटिव कहती हैं। द स्टेट्स आर नॉट डिनाइंग इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर शैल बी, ये सारी बातें कही जाती हैं। फंडामेंटल राइट्स में एक पर्टिकुलर आर्टिकल एक बहुत विशेष बात कहता है कि दिस शैल नॉट बी डन एंड इफ डन इट शैल बी पनिशेबल। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज abolished hereby and practice of untouchability in any form shall be punishable under law. फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में द फर्स्ट राइट, दैट इज राइट टू इक्वलिटी, इसके अंतर्गत एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है। और उसमें कहा गया है कि अगर आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करेंगे तो ये पनिशेबल होगा। इससे आप जरा इस बात की कल्पना करिए कितना सीरियसली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको लिया। फर्स्ट फेज ऑफ राइट्स में आपको अनटचेबिलिटी के एवोल्यूशन ग्रांट किया, एंड दिस इज द ओनली फंडामेंटल राइट्स वायलेशन ऑफ व्हिच हैज बीन मेड पनिशेबल इन द सेम आर्टिकल। अदरवाइज भी जो भी आपके हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन पनिशेबल हो सकता है किसी अदर लॉ में, किसी अदर पेनल लॉ में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। लेकिन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, और इसको भी पनिशेबल बनाया गया शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। तो ये आर्टिकल हमें ये शो करता है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो एक्सक्लूडेड है मेन स्ट्रीम से, उसको मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कितने सीरियस थे। ठीक है, नेक्स्ट जो भी हमारे अन्य फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर हम उनको लिंक करना चाहें लीगल स्कॉलर के रूप में, हम सभी फंडामेंटल राइट्स को
हम सोशल जस्टिस को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15(1), ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। अगर इसको हम एबॉलिश करें, इसको हम समाप्त करने की बात करें, इसको प्रोहिबिट करने की बात करें, तो हम देखें तो स्पष्ट रूप से ये भी सोशल जस्टिस के या सोशल इंक्लूजन के पर्पस को लेके कि धारणा को लेके काम करता है हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 1। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 बात करता है कि हम जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, विमेन एंड चिल्ड्रन, उनके बेहतरी के लिए हम अलग से लॉ बना सकते हैं, अलग से प्रोविजन बना सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव मेजर्स। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स को सोशल जस्टिस के रूप में फंडामेंटल राइट्स में लिंक किया जा सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अगर हम शुरू करें आर्टिकल 36 definition of state, then article 37 it is not enforceable. Directive principles are not made justiciable in the court of law, and then starts the specific directive principles। और पहला directive principle जो हमारा आर्टिकल 38 स्टार्ट होता है, वो उन्हीं शब्दों को की पुनरावृत्ति करता है जिन शब्दों को मेंशन किया गया हमारे करिकुलम में। The state shall strive to ensure social, economic and political justice. It shall strive to abolish inequality। और फिर आर्टिकल 13 क्लास 2 में फिर दोबारा उन्होंने 38 क्लास 2 बताएगी। इससे हमें इनइक्वालिटी को अबॉलिश करना है और इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने का प्रयास करना है। और आफ्टर दैट आर्टिकल जो भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अदर आर्टिकल्स हैं, स्पेशली आर्टिकल 39 जिसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ उसको मना करने के लिए, रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए, और बहुत सारे ऐसे सामाजिक आदर्शों की बात की गई है जो राज्य को लागू करने हैं, राज्य को मानने हैं अपनी कोई भी पॉलिसी बनाने में। और जब हम ये कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे जस्टिसेबल नहीं है, तो सेम आर्टिकल 37 ये भी कहता है कि द स्टेट शैल टेक इनटू कंसीडरेशन व्हाइल मेकिंग एनी लॉ पॉलिसी। वहां व्हाट शैल यूज हुआ है, ठीक है, और हम लॉ में और शैल को बहुत अच्छे से समझते हैं जब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं कि जब हम वर्ड शैल यूज हुआ होता है तो दैट मैंडेटरी इफेक्ट, उसका मैंडेटरी इफेक्ट है। तो जब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे गवर्नमेंट के लिए आधिकारिक एक तरीके से अपनी नीतियों को बनाने के लिए, तो इसकी लाइट में बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई भी गई हैं। बहुत सारे टारगेट अपने मन में, अपने उद्देश्य में रखते हुए अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। और इसके बारे में हम सभी लोग लगातार एक तरीके से कहते हैं हमारे जीवनचर्या का हिस्सा हो चुका है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। मनरेगा के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा। मनरेगा क्या आपको नहीं लगता कि इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के फर्दरेंस में बनाया गया है कि सबको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए, ठीक है, दिस इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और जब ये मनरेगा का कानून बना तो दुनिया में, पूरी दुनिया में इसकी व्यापक चर्चा की गई और कई देशों ने डिक्लेयर कर दिया ये इम्पॉसिबल है। इंडिया जैसी कंट्री में ये इम्पॉसिबल है, जहाँ की आबादी उस समय भी 100 करोड़ थी, कि हम सबको रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं, वो भी वर्क में 100 दिन, वो भी विद मिनिमम वेजेस रिश्योर करते हुए कि हम इतना वेजेस देंगे। लेकिन आज इतने साल हो गए, करीब 20 वर्ष हो गए, हम लोग मनरेगा का काम सक्सेसफुली चला रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे और जो कानून बनाए गए, मैटरनिटी रिलीफ एक्ट, इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस एक्ट, और फैक्ट्रीज एक्ट, एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कंपनसेशन, इस तरीके से बहुत सारे जो कानून बनाएंगे वो सभी हमारे समाज के उस वर्ग के लिए जिन्हें हम अनइक्वल कह सकते हैं, जिन्हें हम डाउन वोर्डेड कह सकते हैं, जिन्हें हम एक्सक्लूडेड कह सकते हैं, ठीक है, उन सभी वर्गों के कल्याण के लिए उनको टारगेट करके बनाया गया है, ठीक है। और इसी में से एक विशेष बात जो कही गई है आर्टिकल 39A में, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों हो जाती है? इसलिए क्योंकि योर राइट्स हैव नो वैल्यू इफ यू हैव नो फोरम टू इन्फोर्स दैट। अगर अधिकारों को प्रवर्तन करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म ना हो, कोई प्लेस ना हो जहाँ पे आप अपने अधिकारों की मांग करने के लिए जा सकते हैं, तो आपके लिए भी उन अधिकारों का कोई महत्व नहीं है।
और कोर्स बन जाना या कोर्स बन जाना ये पर्याप्त नहीं है जब तक कि आपका उसको एक्सेस ना हो। और एक्सेस महंगाई हर चीज़ों में बढ़ी तो न्याय भी महंगा हो गया, सब लोगों की पहुंच न्याय तक नहीं हो गई। इसलिए इक्वल जस्टिस ऑफ फीलिंग के बाद जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके की गई, इट वाज नॉट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड करके की गई। और फिर हमने लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट की बात करी और लेवल अथॉरिटीज की बात करी, जिसमें हम अभी पिछले हफ्ते आप लोगों से चर्चा करता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड तालुका लीगल सर्विस कमिटी। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम ये डीएलएस की बात करते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लागू करने के लिए या किसी व्यक्ति को जिसको न्याय की उम्मीद है उसको न्याय दिलाने के लिए डीएलएस बहुत कारगर संस्था है। क्योंकि यदि आपको अपने विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कोर्ट में जाना है और यदि आप अशिक्षा, निर्धनता, गरीबी, किन्हीं कारणों से कोर्ट में जा सकते तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराता है। इस दृष्टि से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। प्लस जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, जो स्कीम्स होती हैं, कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, आपने सुना होगा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सरकार ने कोई विशेष स्कीम बनाई है, इनको जो है आवास उपलब्ध कराने के लिए, या उत्तराखंड राज्य सरकार की समाज कल्याण विभाग की योजना है कि अनुसूचित जाति जनजाति के समुदाय के लिए उनको अपनी पुत्री के विवाह के लिए कुछ वो अनुदान एक विधिक हेल्प करते हैं, या जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए दिव्यांग पेंशन की बात की गई है, जो विडोज हैं विडोज पेंशन की बात की गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की गई। ये सारी जो योजनाएं बनाई गई ना, आप अगर योजनाओं की बात करो तो ये योजनाएं जो है डायरेक्ट रिसोर्स के फाइनेंस में बनाई गई और इन योजनाओं को उस योजना के नियत पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहुत सक्रियता से काम करता है। हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं वो पूरे डेली गढ़वाल में सभी रिमोट एरिया में स्कैटर्ड हैं, वो वहाँ पे जनता से मिलते हैं, लोगों से उनकी समस्याएं सुनते हैं और फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं जिससे गवर्नमेंट की किस योजना का लाभ दिया जा सकता है, किस योजना के बेनिफिट के परिधि में ये व्यक्ति आ रहा है। दिव्यांग दिव्यांग पेंशन लगाई जा सकती है, कैंडी दिव्यांगता 40% से ज़्यादा की कैटेगरी में आती है, अगर आती है नहीं आती इस संबंध में जो है क्यों ना एक चिकित्सक से एक मेडिकल बोर्ड से परामर्श लेने कुछ बेनिफिट दिया जाए। कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, कोई जो हमारे समाज के किसी भी वंचित वर्ग से आते हैं उनके भले के लिए जो है जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनको दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहुत ही सक्रियता से काम करता है। हमें आपको ये समझने की आवश्यकता है कि क्या इस तरह का कार्य आप बीइंग नॉट एसोसिएटेड विद डीएलएस क्या आप तभी कर सकते हैं, तो आप तभी कर सकते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट कहा कि स्टूडेंट के रूप में हम शायद बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो सामाजिक अन्याय है वो किताबों में नहीं, वो मन में है। सामाजिक अन्याय जो है वो किसी लिटरेचर में नहीं समझते हैं, आपके आचरण में, हमारे आचरण में हम उसे सुधार सकते हैं। ठीक है, एंड दैट ओनली थिंग विल बी अ वेरी मस्ट कंट्रीब्यूशन टू सोशल जस्टिस। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सामाजिक न्याय के अवसर पे कही जा सकती हैं, आपसे चर्चा की जा सकती हैं। टाइम लिमिटेड है, थोड़ा सा विलम्ब हम लोगों को शुरू करने में भी हो गया था। अभी हमें ऑनरेबल डायरेक्टर का भी एक संबोधन सुनना है, तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा सामाजिक न्याय के संबंध में हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा और हमें साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आभास भी हुआ होगा और साथ में आपको थोड़ा सा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का भी रोल इसके संबंध में समझ में आया होगा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इसके संबंध में कैसे कार्य करता है। अभी आज की डेट में आप पोस्ट लंच हम एक विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पे भी एक कैंपेन करने वाले हैं लेबरर क्लास के साथ, जो श्रमिक हैं। श्रमिकों के संबंध में एक मनरेगा की योजना है, श्रम विभाग की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका श्रमिक कार्ड बनता है, उनको बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं श्रम विभाग की ओर से। अभी पोस्ट लंच हम श्रम विभाग के साथ मिलकर श्रमिकों को इकट्ठा करके उनको जो है उनके कल्याण के लिए जो योजना है उनको जानकारी देने का और उनको उसका लाभ देने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से डीएलएस लगातार सोशल जस्टिस के फील्ड में कार्यरत है। मैं आप लोगों को भी इन्वाइट करूँगा कि आप प्रो बोनो रूप में भी जो डीएलएस से जुड़ सकते हैं। तो हमारे पास पीएलवी हैं जो एज पैरालीगल वॉलंटियर काम करते हैं, बल्कि प्रो बोनो पीएलवी के रूप में भी आप डीएलएस से जुड़ के आप यदि किसी
दलित, वंचित, पिछड़े, महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो आप उसमें आप जरूर इन्वाइटेड हैं और हमारे साथ काम कर सकते हैं। मैं आभारी हूँ ऑनरेबल डायरेक्टर साहब का, ऑनरेबल अटेंडी मैडम का, कि आप लोगों ने हमें पुनः एक बार ये अवसर दिया कि हम लॉ स्टूडेंट के बीच में बैठ के आप लोगों के साथ आके कुछ सामाजिक न्याय जो चर्चा कर सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।